नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बंगाल में तो ममता बनर्जी की पार्टी टूट ही रही है। अब महाराष्ट्र से खबर आ गई, उद्धव ठाकरे गुट के पास जो 9 सांसद हैं उसमें से 7 सांसद बागी हो गए हैं और बागी होकर के एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले हैं, यानी एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। दिल्ली में बैक टू बैक कई सारी सीक्रेट मीटिंग हुई है एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे उसके बाद अमित शाह से मिले हैं और यह डील लगभग लगभग फाइनल के तरफ बढ़ गई है। लेकिन इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी टीएमसी में टूट के लिए जिम्मेदार है या सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे शिवसेना के अंदर टूट की सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो उनका बेटा आदित्य ठाकरे है। आदित्य ठाकरे जिस तरीके से पार्टी को कंट्रोल कर रहा है, जिस तरीके से पार्टी के सांसदों को बेइज्जत कर रहा है, यह पार्टी के सांसदों को पसंद नहीं है। उसके बाद जब ये सांसद दिल्ली आते हैं तो संजय राउत अलग रोब झाड़ता है, इससे भी ये दुखी है। तो आइए उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसी पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में कौन सा तमाशा फिर से शुरू हो गया। खबर यह है कि उद्धव गुट के 7 सांसद शिंदे की शिवसेना के संपर्क में। बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी होने वाला है खेला। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। कई पार्टी के सांसद इस्तीफा सौंप चुके हैं, वहीं पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है। महाराष्ट्र में अब राजनीतिक खेला की आठ सुनाई देने लगी है। कौन सांसद है 9, वो जान लीजिए। ये 9 सांसद हैं जो इनके पार्टी के जीते हुए हैं। इसमें से 2 को छोड़ करके 7 जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? 2 कारण हैं। इन सांसदों को अब भली भांति पता चल गया है कि अगली बार के चुनाव में हम जीतने वाले नहीं हैं अगर उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे तो। दूसरी बात कि जो आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया उद्धव ठाकरे ने और जिस तरीके से बार बार संजय राउत कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी का मंत्र जप रहा है, उससे इस सांसदों के राजनीतिक भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है कि एक तरफ बेटे को पार्टी दे दी है, वो सुनता नहीं है, अभी लौंडा है वो। हमारी उद्धव ठाकरे सुनते नहीं है, वो बार बार पता चलता है कि उनकी तबीयत सही नहीं है। हम करें तो क्या करें? तो इनको सबसे सही स्पेस जो दिखाई दे रहा है कि जो ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, भाई साहब उधर ही चलो। कम से कम अपनी आइडियोलॉजी बची रहेगी और जिस आइडियोलॉजी के दम पर हम जीतते हैं वो बची रहेगी। अच्छा चलो भाई, फिर खबर क्या आती है? फिर वही शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल से इस चीज की तुलना हो रही है। शिवसेना यूबीटी के 7 लोकसभा सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में। बताया जा रहा है 7 जून को नई दिल्ली में एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट के कई सांसदों के बीच एक गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद इन सांसदों ने शिवसेना में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई। बता दें कि वर्तमान में उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पास लोकसभा के 9 सांसद। शिवसेना यूबीटी में बगावत। लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पिछले कई महीने से उद्धव गुट के सांसदों के संपर्क में। दिल्ली में कई दौर की बैठक के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो वैसे ही सियासी झटका होगा जैसे 2022 में शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के तौर पर देखा गया था या देखने को मिला था। उस समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बड़ी संख्या में विधायकों ने उद्धव का साथ छोड़ दिया था नेतृत्व में, जिसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। हालांकि शिवसेना यूटीवी ने राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सभी सांसद एकजुट हैं। अब भाई तुम तो तब भी कह रहे थे। अच्छा, ये पूरी शिवसेना टूटने में ये एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक चले गए और जो लोग चले गए पॉलिटिकल लोग, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया ना वो संजय राउत ने प्ले किया।
संजय राउत का ये आइडिया था कि उद्धव जी आप भाजपा के साथ मत रहिए, आप तो मुख्यमंत्री बनिए कांग्रेस के साथ रह करके। आज पार्टी नहीं बची, आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी। देखिए, जिसे केजरीवाल की पार्टी आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं है, ममता बनर्जी की पार्टी आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं है। जो आइडियोलॉजी वाली पार्टी होती है, अगर उनमें, जो कैडर वाली पार्टी होती, अगर उनमें आइडियोलॉजी को लेकर के समझौता होता है तो फिर उस पार्टी की जो बुनियाद है वही खत्म हो जाती है। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद खत्म हो जाती है तो फिर धीरे 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 लोग उसको छोड़ करके चले जाते हैं। यही हुआ शिवसेना के साथ। आप इसको सामान्य बात मत समझिएगा। भारत में आइडियोलॉजिकल पार्टी को तोड़ना, उनके विधायकों, सांसदों और नेताओं को तोड़ करके ले जाना इतने बड़े पैमाने पर, यह बहुत बड़ी घटना थी जो महाराष्ट्र में हुई थी। और वो गए कहां थे? आइडियोलॉजी के साथ ही गए थे। ऐसा नहीं है कि भाजपा में शामिल हो गए हो या किसी और पार्टी में शामिल हो गए, नहीं। एक नाथ शिंदे में उनको पोटेंशियल दिखा और उनको लगा कि ये हमारी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो सारे एक नाथ शिंदे के साथ चले गए। ये तमाशा हुआ था। और ये सब कुछ करने के जो पीछे कारण था वो संजय राउत था, और अभी भी मान नहीं रहा है पूरी तरीके से। गर्त में तो उद्धव ठाकरे को पहुंचा ही दिया, अभी जो बचा खुचा और भी है उसको भी गर्त में पहुंचा करके ये व्यक्ति रिटायरमेंट लेगा। दूसरी तरफ क्या कर रहा है? नसीहत दे रहा है ममता बनर्जी को। अच्छा, इसकी हैसियत नहीं है चवन्नी छाप के, वो 3 बार की मुख्यमंत्री है, तू क्या नसीहत देगा भाई? उसको बड़े बड़े लोग नसीहत दे रहे हैं। वो सोनिया गांधी से चर्चा कर रही है, वो राहुल गांधी से चर्चा कर रही है, और तू 3 महीना 13 में तुझे कोई पूछता नहीं है, तू नसीहत दे रहा है। क्या नसीहत दे रहा है? टीएमसी के विलय की अटकलों के बीच में संजय राउत की ममता बनर्जी को नसीहत। कहा है कि देखो भाई, कुछ भी कर लो, विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं सबको कांग्रेस की मदद चाहिए ही चाहिए। बिना कांग्रेस की मदद के आप लोग कुछ नहीं हो सकते हो। तो एक काम करो कि जो लोग कांग्रेस से निकले हो, सब लोग कांग्रेस की छतरी के नीचे आकर के एक पार्टी हो जाओ। अब अखिलेश यादव सुनेंगे इस बात को, भाई मिला जुला करके तो वो भी वही है, तो कैसा लगेगा? अच्छा, कांग्रेस से निकली हुई कौन सी पार्टियां हैं? कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है महाराष्ट्र में शरद पवार वाली पार्टी, कांग्रेस से निकली हुई पार्टी थी टीएमसी पार्टी है। तो संजय राउत तुम काय के लिए कांग्रेस के साथ हो, ये भी तो बताओ। तुम्हारी तो आइडियोलॉजी एलायन होती है भाजपा के साथ। तुम्हारा तो कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। बाला साहब ठाकरे ने तो यहां तक कहा था कि अगर किसी दिन मुझे कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ेगा तो मैं अपनी ये दुकान बंद कर दूंगा, और ये कोट वीडियो के माध्यम से आज भी अवेलेबल है। तो ये स्थिति है भाई इन पॉलिटिकल पार्टियों की। संजय राउत ने कहा कि मैंने देखा ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से कतराती थी, गुस्सा आता, लेकिन जब संकट में आई, उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब से उनको कांग्रेस की याद आ गई है। अब समय है कि जो दल और नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर निकले हैं वो अपनी पार्टी खड़ी किए, चाहे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो। सभी को कांग्रेस में आकर पार्टी के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए। राहुल गांधी को मजबूत करना चाहिए। ये राज्यसभा जाने के लिए भाई साहब जो करे, इसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक बात बता दूं, इसको उद्धव ठाकरे से कोई मतलब नहीं, इसको आदित्य ठाकरे से भी कोई मतलब नहीं है, इसको आइडियोलॉजी से भी कोई मतलब नहीं है। ये इतना तेल मालिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी का, इतना तेल मालिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से राज्यसभा में फिर पहुंच जाऊं, है ना? मतलब भाई, तुझसे किसी ने पूछा कि पार्टियों को कहां शामिल हो जाना चाहिए, कहां नहीं शामिल हो जाना चाहिए? अच्छा, दिल्ली में मीटिंग हुई, दिल्ली में मीटिंग थी। किसकी मीटिंग थी? इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस की मीटिंग में तुझको बुलाया गया था, तू बैठा था राहुल गांधी के साथ? नहीं बैठा था। इवन संजय राउत राहुल गांधी से मिलकर के 5 मिनट बात करने की हैसियत नहीं है इस व्यक्ति की। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि पूछिए मत, यह कर देना चाहिए, वह कर देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए। संजय राउत, तुम पहले उद्धव ठाकरे गुट के 9 सांसदों में से 7 सांसदों को बचाने का प्रयास करो। और ये क्या करता है दिल्ली के अंदर आकर के इन सांसदों के साथ? इन सांसदों पे ये रौब दिखाता है कि मैं बड़ा नेता हूं, मैं उद्धव ठाकरे का खास हूं, मैं ही शिवसेना की तरफ से आधिकारिक व्यक्ति हूं, तो मैं जैसे कहूंगा वैसे तुम लोग दिल्ली के अंदर करोगे, है ना?
अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल नेता जो अपने दम पर जीत करके आया है वो बर्दाश्त नहीं करता, किसी भी पार्टी का हो, है ना। बैरियर चीजें ठीक है, वो अलायन होते ही नहीं है राहुल गांधी के साथ भाई। वो कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अलाइनमेंट है ही नहीं सही, उनका सेगमेंट ही नहीं समझ में आता, बैठता ही नहीं है, लाइन डोरी ही नहीं बैठती है। इसलिए ये बगावत हुई है। पहली बगावत भी इसीलिए हुई थी क्योंकि संजय राउत वगैरह के कहने पर उद्धव ठाकरे अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करके किसके साथ चले गए थे? कांग्रेस के साथ चले गए थे। और कांग्रेस के साथ जब चले गए थे उसके बाद शिवसेना खंड खंड और विखंड हो गई, और इतने खंड हो गई कि जो ओरिजिनल शिवसेना का धनुष बाण और नाम था वह अभी नहीं मिला है। बीच में दोनों भाई इकट्ठा हो गए थे महाराष्ट्र में, क्या एकदम उखाड़ फेंकेंगे। जब मुंबई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या हुआ हस्र, बुरी तरीके से शिवसेना वहां से भी सत्ता से बाहर हो गई, कुछ नहीं हो पाया, वापस अब आने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना पॉलिटिक्स में गुरु, समय का खेल और टाइमिंग जो होती है, पॉलिटिकल टाइमिंग इंटर और एग्जिट करने की, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आइडियोलॉजी जो है, उसके नेता जिस आइडियोलॉजी के दम पर लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगते हैं, अगर उससे समझौता होगा तो फिर उनका वोट बैंक भी नहीं बचने वाला है। आप सोचिए, वीर सावरकर को यही राहुल गांधी गाली देता है और उसी राहुल गांधी के साथ बैठ करके उद्धव ठाकरे कहता है कि हम मोदी को हराएंगे। मराठी इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? और यही डर शिवसेना के जो ठाकरे ग्रुप वाली शिवसेना है उसको इसी बात का डर है कि तमाशा तो पूरा का पूरा हो जाएगा अगर हम लोग पाला नहीं बदले। एनडीए को मजबूत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको 2029 से पहले महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं तो आपके पास संख्या बल होना चाहिए संसद में। और संख्या बल कैसे होगा? जब इसी तरीके से तोड़ फोड़ होगा। बाकी शेष इससे जुड़ी हुई अगर कोई खबर और अपडेट आती है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतनी ही खबर थी दोस्तों। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कंट्रीब्यूट और डोनेट करना है तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।